कल हम आप लोगों को बताए थे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और निगेटिव रिइंफोर्समेंट। आज हम निगेटिव रिइंफोर्समेंट की ही बात करेंगे, जिसमें कि वो रिइंफोर्समेंट जिसमें प्राणी को दंड की अनुभूति होती है। दंड की अनुभूति। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रेन में कुछ ऐसे भी केंद्र होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको अगर विद्युतीय उद्दीपन दिया जाए, विद्युतीय उद्दीपन इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, तो ऐसे प्राणी में पीड़ा और भय की अनुक्रियाएं होती हैं। पीड़ा और भय, बात समझ ही रहे हैं। दर्द भी होगा और डर भी होगा। ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं जब मस्तिष्क के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे दिया जाता है। वो स्पेसिफिक पार्ट फिर वही मैं बात करूंगी आप लोगों को, वही सेप्टल एरिया की। यहाँ जो उसको रिइंफोर्समेंट निगेटिव दिए जा रहे हैं, उसके कारण, निगेटिव रिइंफोर्समेंट के कारण, ऋणात्मक प्रबलन के कारण, यहाँ ऋणात्मक प्रबलन दंड है और दंड के रूप में क्या दिया जा रहा है? विद्युतीय उद्दीपन या इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये जो दिया जा रहा है, इसके आघात से प्राणी बचना चाहता है। विद्युत आघात से प्राणी बचना चाहता है क्योंकि ये कष्टकर उद्दीपन होता है। पीड़ा का जो ये ऋणात्मक प्रबलन है, इसमें जो पशु होते हैं उनकी अनेक अनुक्रियाएं संपादित होती हैं, जिससे कि वह अधिगम करता है या लर्निंग करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम किसी को लर्निंग प्रोसेस में ले जाते हैं, प्राणी को लर्न कराना शुरू करते हैं, तो लर्न कराने के लिए हम उसे निगेटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं। लर्न कराने के लिए भी हम निगेटिव रिइंफोर्समेंट, ऋणात्मक प्रबलन देते हैं। ये जो ऋणात्मक प्रबलन दिया जा रहा है वो अनेक पशुओं में, मैक्सिमम पशु में ही, चूँकि हमारा रिसर्च हुआ है साइकोलॉजी का, तो यहाँ मैक्सिमम जो जिन पशुओं में ऋणात्मक प्रबलन दिया जाता है उनको इस उद्दीपन के द्वारा, उनको इस ऋणात्मक उद्दीपन के द्वारा कुछ चीज़ों का अधिगम कराया जा सकता है। जब उन्हें ऋणात्मक उद्दीपन दिया जाता है तो मस्तिष्कीय विद्युत उद्दीपन से पीड़ा का अनुभव उत्पन्न होता है। मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से पीड़ा का अनुभव, दर्द का अनुभव होता है और इस दर्द से उनमें भय की उत्पत्ति होती है। दर्द से भय की, भय का मतलब ये है अब दर्द होगा, इसका डर बना रहता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कभी कपड़ा प्रेस करते हुए या कुछ काम करते हुए अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो डर रहता है कि अरे यहाँ तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उससे आपके अंदर एक भय बना हुआ है, और भय किस लिए बना हुआ है आपके अंदर? दर्द की वजह से। तो ये जो दर्द की वजह से आपके अंदर भय बना हुआ है, यह रिइंफोर्समेंट आपका ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, जो विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति संबंधित होता है। संबंधित होने का मतलब अनुबंधित होता है। कभी अगर कपड़ा प्रेस करते समय या कोई स्विच ऑन करते समय अगर आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, तो आपको फील हुआ होगा कि जब भी आप वैसी जगह पे जाते हैं या वैसे स्विच को ऑन करते हैं तो आपको हमेशा एक डर बना रहता है, यानी आप अलर्ट रहते हो। ये क्यों रहते हो आप? क्योंकि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन पहले से ही आपके मस्तिष्क में बन चुके हैं और उस उद्दीपन के कारण आप अलर्ट हो, क्योंकि आपको भय की अनुभूति हो रही है। और भय किससे हो रहा है आपको? दर्द से। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ जो कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस है जो नैमित्तिक अनुक्रियाओं का अधिगम कराया जाए। स्पेसिफिक स्टिमुलस का मतलब कि वो उद्दीपक जो आपके लिए विशिष्ट हो और उसके प्रति जब आप नैमित्तिक अनुक्रिया, इंस्ट्रूमेंटल जो रिस्पॉन्स है वो करा करके अधिगम कराया जाता है, तो वहाँ पर मस्तिष्कीय विद्युतीय जो उद्दीपन है उसके अंतर्गत व्यक्ति में ऋणात्मक पुनर्वलन की उत्पत्ति होती है या महसूस करता है। ठीक। जब मैं बात करूं मध्य मस्तिष्क की, मैं आपको ब्रेन का जब पार्ट पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को संयुक्त रूप से ब्रेन स्टेम कहा जाता है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन की ही बात कर रही हूँ, मध्य मस्तिष्क की, जिसमें मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन
से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन, ब्रेन में जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है तो वो कहाँ पे दिया जा रहा है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जो ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है उससे व्यक्ति को दर्द की अनुभूति हो रही है। इस दर्द की अनुभूति से व्यक्ति को भय लगता है और इन सभी का जो प्रभाव है वो हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे, पेरीफेरल अंगों पे, परिधीय अंगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। क्लियर हो रहा है? परिधीय अंगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। किसका प्रभाव? मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन का। और ये किसके समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है? दर्द और भय के। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मिड ब्रेन में मैं जो बोल रही हूँ ध्यान दीजिएगा इस पे। मिड ब्रेन में मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से जो दर्द की अनुभूति होती है, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से जो दर्द की अनुभूति हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, उसका प्रभाव परिधीय अंगों पर पड़ता है। ठीक, परिधीय अंगों पर पड़ता है और इस पर जो विद्युत आघात से उत्पन्न जो पीड़ा होती है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक जो दिया गया और जो पहले आपकी इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स थी, उनका दोनों में दर्द और भय क्या होगा? बराबर होगा। यही बात मैं कह रही हूँ आपसे। लेकिन अगर मैं पश्च हाइपोथैलेमस की बात करूँ, ये तो बात हम लोग कर रहे थे मिड ब्रेन की। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? कुछ याद है आप लोगों को? यह पार्ट हाइपोथैलेमस आप लोगों का अग्र मस्तिष्क का है, फोर ब्रेन का है। मैं ब्रेन फंक्शन पढ़ाते समय आपको बोली थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए आपके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपके दो पार्ट हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में आपके क्या हो गया? डायंसिफेलन टेलेंसिफेलन। यहाँ डायंसिफेलन के फिर वही दो पार्ट हो गए आपके, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो मैं यहाँ फोर ब्रेन की बात कर रही हूँ। ठीक, फोर ब्रेन में जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन होते हैं, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन होते हैं, इनमें कुछ अलग प्रकार का ऋणात्मक प्रवलन उत्पन्न होता है फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी? मिड ब्रेन की। यहाँ हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस के दो पार्ट हैं आपके, अग्र हाइपोथैलेमस और पश्च हाइपोथैलेमस। वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस। कुछ याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग नोट्स को खोलिएगा, स्टडी कीजिएगा, फिर लेक्चर सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो प्रॉब्लम सेंड कीजिएगा, ठीक है? तो बात हम कर रहे थे पश्च हाइपोथैलेमस की, जिसमें मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन कुछ अलग प्रकार का ऋणात्मक प्रवलन देता है। क्यों देता है ऐसा? क्योंकि इसमें जो प्राणी होता है वो डर से भागने की अनुभूति करता है। उसे डर लगता है तो वो सिर्फ डर के रह नहीं जाता, वो भागना शुरू कर देता है। मतलब समझ रहे हैं कि पश्च हाइपोथैलेमस में जब भी हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, उस स्थिति में ऋणात्मक प्रवलन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जब भी दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो प्राणी है वो डरता ही नहीं है, यानी उसके अंदर इमोशंस ही नहीं जागता, वो रिस्पॉन्स भी देने लगता है। डरता ही नहीं, भागता भी है। या आप लोगों को इमोशंस के चैप्टर में कैनन वॉर्ड का सिद्धांत जो पढ़ाया गया होगा, याद करेंगे तो आप लोगों के बीए फर्स्ट ईयर में था कैनन वॉर्ड सिद्धांत इमोशंस का, तो वहाँ भी यही चीज़ दी गई है। तो कैनन वॉर्ड सिद्धांत की इसलिए उनकी थ्योरी को ही कहा गया है केंद्रीय संबंधित, या उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कहा गया है। तो जो इमोशन का ये थ्योरी है उसमें ये बात कही गई है कि जब हाइपोथैलेमस जो होता है उससे संबंधित होता है इमोशन से, तो हम डरते हैं, भागते हैं। तो यहाँ डर करके भागना ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अनुक्रिया हो गई, और अनुक्रिया हो रही है, डर रहा है यानी महसूस भी किया, और महसूस करते हैं उसने अनुक्रिया व्यक्त कर दी। ठीक, इस पर जो रिसर्च हुआ है ये मैं आपको बता दूं कि मिलर 1961 और एक और साइकोलॉजिस्ट हैं डेगाल्डो 1955,
याद रखिएगा आप लोग। यहाँ डेगाल्डो 1955 1955 और मिलर्स 1961 1961 इन्होंने इस पर रिसर्च किया था। किस पर रिसर्च किया था? निगेटिव रिइंफोर्समेंट फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क में, पश्च हाइपोथैलेमस में जो विद्युतीय उद्दीपन दिए जाते हैं उन पर ऋणात्मक प्रवलन का प्रभाव या विद्युतीय उद्दीपन के प्रभाव का जो रिसर्च था वो डेगाल्डो 1955 और मिलर 1961 के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय जो उद्दीपन है, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जिसमें मैं बात कर रही हूँ निगेटिव रिइंफोर्समेंट की, ऋणात्मक प्रवलन, यह आपकी पलायन अनुक्रिया के लिए इवाडेंस जो होता है, इवाडेंस रिस्पॉन्स या पलायन अनुक्रिया, उस परिस्थिति से भाग जाना, उस परिस्थिति से दूर हो जाना, ये क्या है? आपका पलायन अनुक्रिया है। जो पलायन अनुक्रिया है कहाँ पर? मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन में ऋणात्मक प्रवलन के लिए, वो अनुक्रिया के लिए उतना ही सक्षम होता है जितना कि किसी परिधीय अंग पर दिया जाने वाला विद्युत आघात। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ बस आपको इतना ही समझना है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जब ऋणात्मक प्रबलन के रूप में दिया जाता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट के रूप में दिया जाता है, तो यह उस अनुक्रिया के लिए उतना ही उत्तरदायी होता है, उतना ही उत्तरदायी होता है जितना परिधीय अंगों पर दिया जाने वाला विद्युत आघात। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम लोग चलेंगे साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, स्किनर के पास जो उन्होंने एक बॉक्स बनाया था, याद होगा तो याद होगा आप लोगों को, जिसको स्किनर बॉक्स कहा गया था। उन्होंने उसके अतिरिक्त एक और बॉक्स बनाया था जिसमें उन्होंने कुत्ते को प्रयोज्य बनाया और उन्होंने उस बॉक्स में दो पार्ट किए। दो पार्ट में एक तरफ का जो पार्ट था और बीच का जो दीवार थी उसकी ऐसी बनाई गई थी कि जो कुत्ता था वो छलांग लगा करके दूसरे चैम्बर में जा सकता था। यहाँ पर जो स्किनर थे उन्होंने जो चैम्बर का जो फर्श था उस पर उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक की सुविधा बनाई। वहाँ पे जब डॉगी बैठता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। ठीक, इलेक्ट्रिक शॉक देते ही जो डॉगी था वो उछल करके दूसरे चैम्बर में चला जाता था। दूसरे चैम्बर में जब वो जाता था तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता था। कुछ सेकेंड के रिलैक्सेशन के बाद फिर उस चैम्बर में भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। वो छलांग लगा करके फिर इस चैम्बर में आ जाता था, यानी चैम्बर ए चैम्बर बी, जबकि टोटल एक ही बॉक्स था, बस उसमें दो चैम्बर थे। यहाँ पर ये देखा गया रिसर्च में कि जो कुत्ता था, चूंकि ये रिइंफोर्समेंट आपका क्या था? निगेटिव, जाहिर सी बात है उसे पीड़ा का अनुभव हुआ, पीड़ा से बचने के लिए वो दूसरे चैम्बर में छलांग लगाया। तो यहाँ पर जो उसको ऋणात्मक प्रबलन दिया जाता था, इससे उसने क्या अधिगम किया? निश्चित समय में, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, निश्चित समय में वह अपनी अनुक्रिया कर देता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलता था। अब यहाँ मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जब वो एक मान लीजिए चैम्बर ए चैम्बर बी, चैम्बर ए में रहता था तो चैम्बर ए में रहने के दौरान, चैम्बर ए में रहने के दौरान जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, चैम्बर ए में रहने के दौरान जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था तो उस समय वो तुरंत छलांग लगाकर चैम्बर बी में आ जाता था। चैम्बर बी में कुछ सेकेंड तक उसे जो बिजली का झटका है, जो इलेक्ट्रिक शॉक था, वो नहीं लगता था। कुछ देर के बाद फिर उसे चैम्बर बी में भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, वो छलांग लगाकर चैम्बर ए में चला जाता था। अब कुत्ते ने ये लर्न कर लिया, अधिगम कर लिया कि हम निश्चित समय में चैम्बर ए से चैम्बर बी में और चैम्बर बी से चैम्बर ए में अगर छलांग लगाते रहेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लिया जाएगा। तो उसने यह अधिगम कर लिया। यह अधिगम आपके किसके द्वारा कराया गया? निगेटिव रिइंफोर्समेंट के द्वारा। क्यों?
क्योंकि उस निगेटिव रिइंफोर्समेंट से भय और पीड़ा की अनुभूति होती है। मैंने कुछ ही देर पहले कहा आप लोगों से कि भय और पीड़ा की अनुभूति होती है। ये जो भय और पीड़ा की अनुभूति हो रही है, ये जो भय और पीड़ा की अनुभूति हो रही है, उसका क्या मतलब निकला कि इस भय और पीड़ा की अनुभूति से बचने के लिए वह निश्चित समय में, वह यानी डॉगी निश्चित समय में अनुक्रिया कर देता था। ठीक, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय में अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को विद्युतीय उद्दीपन से छुटकारा मिल जाता था। यानी अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इवाइड कर रहा है इस चैम्बर से उस चैम्बर में, उस चैम्बर से इस चैम्बर में, यानी चैम्बर ए चैम्बर बी में बार बार वो छलांग लगा करके विद्युतीय आघात को क्या कर रहा है, इवाइड कर रहा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इस जो निगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसका उपयोग जब भी प्राणी में किया जाता है तो इसमें विकर्षात्मक अनुबंधन कराया जाता है। विकर्षात्मक, जो जस्ट मैंने अभी कहा, चैम्बर ए से चैम्बर बी में, चैम्बर बी से चैम्बर ए में, यहाँ क्या है, आकर्षण नहीं है, विकर्षण है। यानी हम एवॉइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक किसी को अच्छा लगेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है डॉगी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ विकर्षण है, वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचना चाह रहा है। तो यहाँ ध्यान बस ये देना है कि निगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ हमेशा विकर्षणात्मक अनुबंधन के लिए ही कराया जाता है। यह आपके कंपटीशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि विकर्षणात्मक अनुबंधन किस पुनर्वलन की स्थिति में कराया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा विकर्षणात्मक अनुबंधन ऋणात्मक प्रवलन की स्थिति में कराया जा सकता है। कभी भी विकर्षणात्मक अनुबंधन धनात्मक प्रवलन की स्थिति में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि धनात्मकता में आकर्षण होता है। हमें किसी चीज़ की, किसी उद्दीपक की आवश्यकता है, तो जब हमें किसी उद्दीपक की आवश्यकता होगी तो उस उद्दीपक के प्रति हमारा आकर्षण होगा। हमको प्यास लगी है तो पानी के प्रति हमारा आकर्षण होगा, हम पानी के पास जाएंगे, क्योंकि पानी से हमारा क्या है, आकर्षण है, लगाव है, हम उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। और पानी कोई ला करके दे दिया तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, हमको धनात्मक पुनर्वलन मिल गया, हम खुश हो गए। लेकिन किसी गली से जा रहे हैं और काटने वाला कुत्ता दौड़ाया हुआ है, तो कुत्ते से हम भाग रहे हैं, भागोगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि बैठ जाएंगे वहीं पे कि लो भाई काट लो, हो नहीं सकता। तो यहाँ कुत्ते से हम भाग रहे हैं, तो कुत्ते के प्रति हमारा क्या है, आकर्षण नहीं है, विकर्षण है। उस उद्दीपक से हम दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूर भागने का मतलब विकर्षण हो रहा है। और यहाँ पे हमको पता है कि जब कुत्ता काटेगा तो दर्द की अनुभूति होगी। उस दर्द से बचने के लिए आप भाग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ है। तो इस भय के कारण आपके अंदर क्या होगा, विकर्षण होगा। और विकर्षण का कारण क्या है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट, ऋणात्मक प्रवलन। इसीलिए ऋणात्मक प्रवलन से हमेशा विकर्षणात्मक अनुबंधन को कराया जाता है। कभी भी धनात्मक अनुबंधन जो है वो ऋणात्मक प्रवलन के द्वारा नहीं कराया जा सकता। ये क्लियर हो गया कि विकर्षण कभी भी धनात्मक प्रवलन के द्वारा नहीं कराया जा सकता। ठीक है, लेकिन मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन द्वारा, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन द्वारा एवॉइडेंस रिस्पॉन्स का जो कंडीशनिंग है उसमें सफलता नहीं मिली। मनोवैज्ञानिकों को जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन है, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, उससे एवॉइडेंस जो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं उसका अनुबंधन कराने में सफलता नहीं मिली। ये दोनों बिल्कुल विपरीत अवस्था वाली बात है, क्योंकि यहाँ परिधीय जो अंग है हमारे, वो विद्युतीय आघात से उत्पन्न ऋणात्मक प्रवलन के साथ
पलायन और परिहार, पलायन और परिहार दोनों प्रकार के अनुबंधन हो सकते थे। यह बात सोचने वाली है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन द्वारा हम एवॉइडेंस रिस्पॉन्स कराने में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन जब परिधीय अंगों की हम बात कर रहे हैं तो परिधीय अंगों के द्वारा, जो परिधीय अंग है उनमें जब हम विद्युतीय उद्दीपन दे रहे हैं, ऋणात्मक प्रबलन दिया जा रहा है, तो पलायन और परिहार यानी उस परिस्थिति से दूर जाना और अवॉइड करना, दोनों प्रकार का जो कंडीशनिंग है, रिस्पॉन्स है, उसे कराया जा सकता है। अब हम तीसरी अनुक्रिया की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की थी पृष्ठ मध्य थैलेमस की, अब तीसरी अनुक्रिया है पश्च हाइपोथैलेमस। यहाँ पश्च हाइपोथैलेमस के उद्दीपन से पहले, पश्च हाइपोथैलेमस के विद्युतीय उद्दीपन से पहले तो पुरस्कार, लेकिन उसके बाद कष्टदायक अनुभूति होती है। यानी पहले जब विद्युतीय उद्दीपन से पहले पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है और उसके बाद कष्टकारक अनुभूति होती है। यहाँ जब हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कराने में जो सभी ये जो तीनों हैं, इन सभी ऋणात्मक प्रबलनों का उपयोग किया जाता है। तीनों की मैं जो तीनों बात कर रही हूँ अभी, तो यहाँ जो पश्च हाइपोथैलेमस है, जब हम इसमें उद्दीपन विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है तो उसके विद्युतीय उद्दीपन देने से पहले पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्राणी को फील होता है, लेकिन उसके बाद कष्टदायक अनुभूति होती है। अब इस कष्टदायक अनुभूति से बचने के लिए वो अधिगम कर जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कराने की अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कराने में जितने ऊपर हम बताए हैं, अभी इससे पहले जो बताए हैं, ये सभी ऋणात्मक प्रबलन, ये सभी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन में जो रिइंफोर्समेंट है, उस रिइंफोर्समेंट का क्या इफेक्ट है, क्योंकि ब्रेन के कई ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है। यहाँ जो अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स होते हैं, इसका अधिगम कराया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स जो होते हैं उनका अधिगम कराया जा सकता है। लेकिन अगर प्रयोगशाला की मैं बात करूं तो वहाँ भोजन है, जल है, या आपके जो रिइंफोर्समेंट होते हैं, जो आपके बात करें मोटिवेशन से रिलेटेड जो रिइंफोर्समेंट है, उनका उपयोग करके पहले इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स लिए जाते हैं, ठीक, और उन्हीं का अधिगम भी कराया जाता है, लर्निंग भी उन्हीं की कराई जाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया था उसमें जो रिइंफोर्समेंट है, उसमें जो आपके मैं प्राथमिक पुनर्वलन की बात करूं, प्राथमिक पुनर्वलन में आपका भोजन, जल, इन सब की बात करूं तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन किया गया, कंपैरेटिव स्टडी की गई, ठीक, जिसमें जो अनुक्रियाएं होती हैं उनकी दर, यानी कितने समय में कितनी बार किसी अनुक्रिया को दोहराया गया, तो अनुक्रिया करने की जो दर होती है उसकी रिइंफोर्समेंट पावर होती है, उसकी अनुक्रियाओं में जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्थिरता होती है, जो विलोप हो रहा है या स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रही, स्वतः पुनर्लाभ हो रहा है, ऐसे जो स्टडी है वो सिर्फ उन्हीं से किया जा सकता है। उन्हीं से करने का मतलब कि इन सारे गोचरों का अध्ययन, इन सारे स्टेप्स का अध्ययन हम सिर्फ इसी परंपरागत प्रबलन के द्वारा ही कर सकते हैं, जिसमें कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन देकर। यहाँ सबसे बड़ी बात है अनुक्रिया करने की दर, क्योंकि जब भी व्यक्ति या प्राणी जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तभी वह किसी अनुक्रिया को करने के लिए बाध्य होता है, अन्यथा वह अनुक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ जो अनुक्रिया करने के लिए पर्सन बाध्य हुआ है, अनुक्रिया करने के लिए जब भी पर्सन बाध्य हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, और कारण क्या है आपका? अभिप्रेरणा। इसी पर ओल्ड्स 1965 ने भी
ओल्ड्स 1965 ने भी एक प्रयोग किया और उन्होंने यह अपना प्रयोग के आधार पर अपना ये मत दिया कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से जो प्रबलन प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रूप से प्रबलन प्रदान करने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो हमको रिइंफोर्समेंट देते हैं, इसमें क्या हो सकता है? भोजन, जल। तो ये हमारे क्या है? नेचुरल है। इसमें के प्रबलन में समानता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से जो हमको प्रबलन प्राप्त होता है, जो रिइंफोर्समेंट मिलती है, वह प्राकृतिक रूप से जो प्रबलन दिया जा रहा है, जो नेचुरल हमको प्रबलन दिया जा रहा है, भोजन जल आदि, इनके बीच में क्या होती है? समानता होती है। इसके साथ ही चूहे, जिनको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में दौड़ पथ पे लगाया गया था, दौड़ पथ पे लगाया गया था, इनका मेजरमेंट भी मोटिवेशनल जो रिइंफोर्समेंट है उसके आधार पर किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ जो मोटिवेशनल रिइंफोर्समेंट होता है, दोनों प्रकार के प्रबलन की मैं बात करूँ, ऋणात्मक या धनात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों प्रकार के जो प्रबलन के लिए ये चूहों में जो दौड़ने की गति थी, वो अगर हम कंपैरिजन करके अगर देखें तो चूहों में जो दौड़ने की गति थी वो भोजन के लिए जो दौड़ने की गति थी उसकी अपेक्षा मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए ज़्यादा तीव्र थी। बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ कि जो चूहे हैं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में चूहों को दौड़ पथ पे लगाया गया था, ये आप लोगों को पता भी होगा, स्टडी भी किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ जो चूहों के लिए दौड़ पथ लगाया गया था वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए जो चूहे दौड़े और जो भोजन प्राप्ति के लिए दौड़े, इन दोनों की दौड़ में कंपैरेटिव स्टडी की गई और कंपैरिजन में क्या पाया गया कि उनको मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए ज़्यादा तीव्र गति से चूहे दौड़े, जबकि भोजन लेने के लिए जो दौड़ रहे थे उनकी गति उनकी अपेक्षा धीमी थी। मीन्स कि उन्हें पीड़ादायक अनुभूति बाद में हो रही है, पहले उन्हें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की फीलिंग आ रही है। तो जो पहली फीलिंग है उसके इफेक्ट के कारण मस्तिष्कीय विद्युतीय प्रबल लेने के लिए चूहे अधिक तेजी से दौड़े। क्लियर है? यहाँ सेल्फ स्टिमुलेशन जो है वो प्राप्त करने के लिए जो चूहे थे वो ज़्यादा सक्रिय थे, ज़्यादा एक्टिव थे। सेल्फ स्टिमुलेशन, आत्म उद्दीपन, आप लोगों को अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। हमको जो खुद करने की इच्छा होती है हम उसको ज़्यादा मन लगा कर करते हैं, ज़्यादा तीव्र गति से करते हैं उस कार्य की अपेक्षा जो दूसरों के द्वारा थोपा गया है। तो दूसरे के द्वारा जो दिया जाता है उसमें हमारा मन कम लग रहा है, यानी यहाँ आत्म उद्दीपन नहीं है, यहाँ हम भय की अनुभूति के कारण का किसी क्रिया को कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सेल्फ स्टिमुलेशन है वहाँ हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशियों के लिए हम किसी क्रिया को कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन में भी देखा गया इस चीज़ को कि जब हम मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन देने के लिए चूहे को नैमित्तिक अधिगम करा दिया गया, तो उसके बाद जो चूहे थे वो रिइंफोर्समेंट लेने के लिए खुद से, स्वयं से लीवर दबा करके शॉक ले लिया करते थे, लीवर दबाकर शॉक ले लिया करते थे। ये जो ऑब्जर्वेशन है उस समय किया गया जब इलेक्ट्रोड जो था, इलेक्ट्रोड आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक शॉक देने से पहले इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। जो इलेक्ट्रोड था वह मध्य अग्र मस्तिष्क समूह में लगाया गया था, यानी आपके फोर ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों के बीच लगाया गया है। किसको? इलेक्ट्रोड को। और उस एरिया पर जो चूहे थे वो स्वयं से लीवर दबाते थे और इलेक्ट्रिक शॉक लेते थे।
जब इलेक्ट्रोड को सेप्टल एरिया में शिफ्ट किया गया, जब इलेक्ट्रोड को ब्रेन के सेप्टल एरिया में शिफ्ट करा दिया गया, तो जो लीवर दबाने की दर थी वो 300 से 1000 बार प्रति घंटा हो गई। यानी उन्हें सेप्टल एरिया में चूहों को लीवर दबाने में अच्छा लगा। यहाँ रिजल्ट ये आया कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो रिंफोर्समेंट है उसे प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया की जो दर थी वह कई गुना बढ़ गई। कहाँ पर लेने के लिए? सेप्टल एरिया में। जबकि मिड ब्रेन और फोरब्रेन के बीच जब इलेक्ट्रोड शिफ्ट कराया गया तो वहाँ उनकी जो विद्युतीय उद्दीपन लेने की अनुक्रिया थी वो कम थी। सेप्टल एरिया में शिफ्ट कराते हैं उनकी अनुक्रिया बढ़ गई। तो यह है सेल्फ स्टिमुलेशन, जहाँ पे कि पर्सन खुद को उद्दीप्त करने के लिए, विद्युतीय रूप से खुद को उद्दीप्त करने के लिए कई गुना तेज हो जाता है। वहाँ पर उसकी अनुक्रियाएं काफ़ी तीव्र हो जाती हैं। यहाँ हम आपको बता दें बिल्ली पर जो मनोवैज्ञानिकों ने शोध किए हैं उसमें उन्होंने देखा कि बिल्ली के मस्तिष्क में कुछ स्पेसिफिक एरिया है, विशिष्ट स्थान है, स्पेसिफिक एरिया, जहाँ पर मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन देने की स्थिति में, विशेष स्थानों पर मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन देने की स्थिति में बिल्ली जो है कुछ कार्यों का परिहार नहीं करती, अवॉइड नहीं करती, लेकिन उद्दीपन देने पर वो अवॉइड नहीं कर रही है। लेकिन जो ये उद्दीपन दिए जा रहे हैं, जो ये उद्दीपन दिए जा रहे हैं उसके बाद वो उससे पलायन जरूर करती है, भागती उससे जरूर है दूर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी प्राणी के मस्तिष्क के जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक शॉक से वो परिहार नहीं कर रही, अवॉइड नहीं कर रही है। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाता है, उद्दीपन दे दिया जाता है, तो उसके बाद वह उस परिस्थिति से पलायन करना सीखती है, दूर भागना शुरू कर देती है। यहाँ मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन जो है, यहाँ ध्यान देना है बस कि मस्तिष्क की विद्युतीय उद्दीपन जो है पहले तो उसे रिइंफोर्समेंट दे रहा है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहा है, लेकिन बाद में वो क्या हो रहा है, दर्द का अनुभव दे रहा है, कष्टकारक अनुभव दे रहा है, जिसके कारण वो बिल्ली या प्राणी उस परिस्थिति से पलायन कर जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर बस वापस मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर कि जब बिल्ली को, मनोवैज्ञानिकों ने बिल्ली को उद्दीपन दिया, विद्युतीय उद्दीपन दिया, विद्युतीय उद्दीपन मिलने पर तो वो उसका परिहार नहीं करती है, अवॉइड नहीं कर रही है, वो विद्युतीय उद्दीपन ले रही है। लेकिन विद्युतीय उद्दीपन लेने के बाद, बस यही ध्यान रखना है आपको कि विद्युतीय उद्दीपन लेने के बाद वह उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से पलायन कर जाती है। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो दिया जा रहा है, बिल्ली को जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया जा रहा है, पहले उस प्राणी में पुरस्कार की अनुभूति करवा रहा है, उसे फील हो रहा है कि मुझे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ देर का मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक जब दे दिया उसके कुछ समय के बाद उसमें दर्द की अनुभूति हो रही है। इस दर्द की अनुभूति के कारण वो क्या हो रही है, उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में उसे विद्युतीय उद्दीपन दिया गया था, उस परिस्थिति से वो पलायन कर जा रही है। ये पलायन करना ही समझ में आ रहा है कि इससे उसे पीड़ादायक अनुभव हुआ होगा, तभी वो पलायन कर रही है। क्लियर है? यहाँ रॉबर्ट्स 1952 ने एक प्रयोग भी किया था। रॉबर्ट्स की मैं बात करूँ, रॉबर्ट्स मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1952 में एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि बिल्ली पहले ऐसी अनुक्रिया करना सीखती है जिससे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन मिले। रॉबर्ट्स का कहना है
जो 1952-1952 ने अपने प्रयोग में देखा कि बिल्ली पहले ऐसी अनुक्रिया करना सीखती है जिसमें उसे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन मिले, लेकिन उसके बाद वह ऐसी अनुक्रिया करना सीखती है जिससे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन समाप्त हो जाए। ये सोचने की बात है कि जहाँ पहले जो बिल्ली अनुक्रिया करना सीख रही है, वो चाह रही है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन उसे प्राप्त हो, लेकिन कुछ समय के बाद वह ऐसी अनुक्रिया करती है जिससे कि विद्युतीय उद्दीपन को समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले भी मैंने यही बात कही थी कि जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक मिलने का वो परिहार नहीं कर रही है, अवॉइड नहीं कर रही है, लेकिन कुछ देर के बाद उसमें दर्द की अनुभूति हो रही है। उस दर्द से बचने के लिए वो पलायन कर रही है परिस्थिति से। बस यही चीज़ जो रॉबर्ट्स ने रिसर्च किया था उसमें भी वही चीज़ मिली कि पहले बिल्ली तो चाह रही थी कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन उससे मिलने के बाद वह ऐसी अनुक्रिया करना शुरू कर देती है जिससे कि उद्दीपन को समाप्त कर दिया जाए। उद्दीपन को समाप्त करने का मतलब कि अब वह दर्द से छुटकारा चाह रही है। तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर रही है, उस विशेष परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में उसे उद्दीपक दिया जा रहा है, उस विशेष परिस्थिति से वो पलायन कर जा रही है, दूर भागने की कोशिश कर रही है। यह उनके प्रयोग में भी मिला। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये जो रिसर्च किया, उनका कहना था कि पृष्ठ जो मध्य हाइपोथैलेमस है, पृष्ठीय मध्य थैलेमस की मैं बात करूं तो जब वहाँ पे उद्दीपन दिया जाता है तो जो प्राणी है वो भय से चिल्लाने लगता है। यानी थैलेमस का जो मध्य भाग है, वहाँ जब हम इलेक्ट्रिक शॉक किसी प्राणी के थैलेमस पे देते हैं तो उस वहाँ पर भय की अनुभूति प्राणी को काफ़ी होती है, और भय के कारण प्राणी चिल्लाने की अनुक्रिया करने लगता है। भय के कारण प्राणी चिल्लाने की अनुक्रिया करने लगता है। इस प्रलोभन का जो उपयोग है वो हमें पलायन और परिहार दोनों अनुबंधन में किया जाता है। यहाँ बस ध्यान आपको देना है कि जो पृष्ठीय मध्य थैलेमस है, मैं यहाँ हाइपोथैलेमस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ थैलेमस की बात कर रही हूँ, और ये भी आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पृष्ठ मध्य थैलेमस है, जब उसको विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है, पृष्ठ मध्य थैलेमस को विद्युतीय उद्दीपन जब दिया जाता है तो प्राणी जो है वो चिल्लाने की अनुक्रिया करता है। और चिल्लाता क्यों है वो? भय के कारण। यानी अभी उसे दर्द की अनुभूति नहीं हुई है, सिर्फ भय के कारण वो चिल्लाने की अनुक्रिया कर रहा है। और इस अनुक्रिया के द्वारा निगेटिव रिइंफोर्समेंट का उपयोग करके, इस अनुक्रिया से ही निगेटिव रिइंफोर्समेंट का उपयोग करके पलायन और परिहार दोनों का जो कंडीशनिंग है वो कराया जा सकता है। पलायन का भी कराया जा सकता है और परिहार एवोइडेंस का भी कराया जा सकता है। मस्तिष्क में कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ पर अगर हम विद्युतीय उद्दीपन की बात करें तो वहाँ ऋणात्मक उद्दीपन देकर जो प्राणी है उसका अनुबंधन कराया जा सकता है। ऋणात्मक प्रलोभन देकर अनुबंधन कराया जा सकता है। और ये जो एरिया है वो 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सा, इसको भी जान लीजिए आप लोग। इसमें जो पहली अनुक्रिया होती है वो पीड़ा की संवेदना से संबंधित होती है। पहली अनुक्रिया पीड़ा की संवेदना से संबंधित होती है, जिसमें केंद्रीय स्नायुपथ, फिर मैं चल रही हूँ अब आप लोगों को नर्वस सिस्टम में लेकर के, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन का फंक्शन है, वहाँ पर स्नायु आवेग जो आगे बढ़ रहे हैं, जो स्नायु पथों को उद्दीपन देने से संबंधित जो संकट की अनुक्रियाएं होती हैं उससे संबंधित होता है। जो नर्वस सिस्टम में आपके नर्वस इम्पल्स जा रहे हैं उसमें संभावित डर, संभावित संकट के कारण अनुक्रियाएं होती हैं। तो पहली अनुक्रिया इसमें कौन सी हो गई?
पीड़ा के संवेदना की, दर्द की अनुभूति की। यहाँ दर्द की संवेदना जब व्यक्ति को होती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स के नर्व इम्पल्स हैं वो उद्दीपन देने से संबंधित जितने भी संकट होते हैं उनकी अनुक्रियाओं से संबंधित होता है। कौन सा? पहली अनुक्रिया। अब हम बात करेंगे दूसरी अनुक्रिया की। दूसरी अनुक्रिया में पृष्ठ मध्य थैलेमस के जो उद्दीपन होते हैं वो भय की अनुक्रियाएं जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं। पृष्ठ मध्य थैलेमस यानी फोरब्रेन, यहाँ बात सिर्फ हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही कर रहे हैं, यानी डर की जो भी अनुभूति हो रही है वो सब आपके रिइंफोर्समेंट से संबंधित सब के सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट्स ब्रेन, और ब्रेन में स्पेसिफिक पार्ट फोर ब्रेन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठ मध्य थैलेमस जो है उसके जब पृष्ठ मध्य थैलेमस को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो वहाँ भय की अनुक्रियाएं जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, और इसी भय की अनुक्रिया के कारण प्राणी चिल्लाने लगता है। भय की अनुभूति हुई तो चिल्लाएगा ही, तो वहाँ भय के कारण वह चिल्लाने की अनुक्रिया कर देता है।